नमस्कार दोस्तों। दोस्तों डेयरी प्रोफाइल के लिए हमें ये कुछ मुख्य पॉइंट्स होते हैं जो एक पीडी के कॉमन डिस्कशन के अलावा हमें कस्टमर से करने होते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हम पूछते हैं कस्टमर से ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन डेयरी बिजनेस। दोस्तों क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस ही कस्टमर की भविष्य को दर्शाता है, उसके भविष्य की बिजनेस एक्टिविटी को शो करता है, उसकी स्टेबिलिटी को शो करता है। इसलिए ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कस्टमर का सेम लाइन ऑफ बिजनेस में कितने साल का एक्सपीरियंस है। क्योंकि हो सकता है अगर वो फ्रेशर है तो वो इन फ्यूचर काम नहीं कर पाए, बिजनेस अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। सेकंड पॉइंट इसमें आता है इस डेयरी प्राइमरी इनकम और सप्लीमेंट्री। कस्टमर जो डेयरी बिजनेस में इन्वॉल्व है उसकी डेयरी इनकम प्राइमरी इनकम है या फिर सेकेंडरी इनकम है। थर्ड इसमें होता है ओन मिल्क प्रोडक्शन वर्सेस मिल्क प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम अदर्स। दोस्तों डेयरी में पॉसिबल है कि कस्टमर खुद के एनिमल्स रखता है और उनसे मिल्क प्रोड्यूस करता है, और दूसरी संभावना है कि वह मार्केट से मिल्क कलेक्ट करता है और उसे आगे फर्दर सेल करता है। कस्टमर से उसका बिजनेस मॉडल समझने के साथ ही हमें यह भी समझना होता है कि सेल्फ प्रोडक्शन है या फिर मार्केट से कलेक्शन है। फोर्थ इसमें हम कस्टमर से जानेंगे कि डेयरी मिल्क यील्ड्स, अर्थात कस्टमर का पर डे का लीटर में कितना दूध प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें बफेलो का कितना है, काऊ का कितना है, और अदर कोई एनिमल गोट है उनका कितना है। क्योंकि सबके प्राइसेज डिफरेंट होते हैं इसलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट डिटेल चाहिए होती है। और लास्ट इसमें आता है सीजनल वेरिएशन इन मिल्क प्रोडक्शन। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन एक विंटर वेकेशन में और समर वेकेशन में दोनों में डिफरेंट होता है। तो हमें कस्टमर से यह भी जानना होता है कि उसका सीजनल बिजनेस में वेरिएशन कितना है, ताकि हम ये डिसाइड कर पाएँ कि उसका जो लोअर सीजन है, अर्थात पॉसिबली गर्मियों के सीजन में मिल्क प्रोड्यूस कम होता है बजाय विंटर के, तो हम उसकी ईएमआई इस हिसाब से डिटरमाइन कर पाएँ कि वो अपने लोअर सीजन में भी अपनी ईएमआई निकाल सके, पे कर सके। तो ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों इसमें सेकंड पॉइंट आता है एनिमल डिटेल्स। तो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हम कस्टमर के एनिमल्स के बारे में जानते हैं, जिसमें क्या-क्या पॉइंट हम कवर कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें आता है नंबर ऑफ एनिमल्स। हम उसमें देखेंगे कि कस्टमर के पास कितने नंबर ऑफ एनिमल्स हैं, उनमें मिल्किंग एनिमल कितने हैं, ड्राई एनिमल कितने हैं और कैल्व्स एनिमल कितने हैं। ये सभी जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि हम उसके उसके कमिटमेंट्स को, उसके डॉक्यूमेंट्स को, उसकी एक्चुअलिटी से वेरीफाई कर सकें। सेकंड इसमें आता है ब्रीड। दोस्तों ब्रीड भी एनिमल्स की जानना ज़रूरी है, क्योंकि ब्रीड के अकॉर्डिंग ही हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कस्टमर का कितना मिल्क प्रोडक्शन होता होगा। एवरेज मिल्क यील्ड पर एनिमल। दोस्तों इसमें हमें सभी एनिमल्स के अकॉर्डिंग एक एवरेज मिल्क प्रोडक्शन का भी अनुमान लगाना होता है, ताकि हम ये डिटरमाइन कर पाएँ कि कस्टमर का टोटल मिल्क प्रोडक्शन कितना है। नेक्स्ट इसमें आता है एज ऑफ एनिमल एंड लैक्टेशन साइकिल। दोस्तों ये भी हमें समझना ज़रूरी है ताकि हम मिल्क प्रोडक्शन की एक एक्चुअल जो टाइम है उसका अनुमान लगा सकें और एक एक्चुअल मिल्क प्रोडक्शन का कैलकुलेशन कर सकें, ताकि हम इनकम कैलकुलेट करें एक प्रॉपर वे में। नेक्स्ट इसमें आता है वेटनरी केयर फ्रीक्वेंसी एंड डॉक्टर डिटेल, कि अगर कस्टमर एनिमल मेंटेन रखता है तो पॉसिबल है कि एनिमल्स बीमार भी पड़ते हैं, तो उसके लिए वो वेटनरी डॉक्टर की विजिट भी होती होगी, तो उससे रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट्स हम उससे डिमांड कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है फीड एंड कॉस्ट एनालिसिस। तो कॉस्ट एनालिसिस का पार्ट भी हमारे लिए इनकम कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी है। इसमें हम ये पॉइंट कवर कर सकते हैं कि ग्रीन फॉडर अवेलेबल है, कस्टमर के पास ग्रीन फॉडर अवेलेबल है, और अगर है तो लैंड सेल्फ की है या फिर रेंटेड है, लीज पे ली हुई है, ताकि कॉस्ट का एक्चुअल डिटर्मिनेशन कर सके। नेक्स्ट इसमें आता है ड्राई फॉडर और कंसंट्रेट सोर्स। कस्टमर ड्राई फॉडर कितना दे रहा है, और अगर ड्राई फॉडर है तो उसमें मिल्क प्रोडक्शन भी यूजुअली कम ही रहेगा एक ग्रीन फॉडर के बजाय। मंथली फीड कॉस्ट पर एनिमल, मंथली पर एनिमल टोटल फीड कॉस्ट क्या बैठ रही है, ये भी हमें कैलकुलेट करना होता है। वाटर सोर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल। कस्टमर के पास क्योंकि एनिमल्स को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उनके पीने के लिए, उन्हें नहलाने के लिए, और भी बहुत सी प्रोसीजर उनकी साफ सफाई के लिए, तो वाटर के सोर्स भी कस्टमर के पास अवेलेबल है या नहीं, ये भी हमें देखना होता है। इम्पैक्ट ऑफ फॉडर प्राइस फ्लक्चुएशन। जो फॉडर की प्राइसेज भी, क्योंकि एग्रीकल्चर जब
जब किसी भी फसल की कटाई होती है उस टाइम पर तो हो सकता है पॉसिबली उसके भाव कम हो, लेकिन जब ऑफ सीजन रहता है तो उस टाइम फोडर के प्राइस भी बढ़ जाते हैं, तो हमें उनका फ्लक्चुएशन भी पता लगाना होता है ताकि एक्चुअल कॉस्ट का कैलकुलेशन कर सके। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है मिल्क सेल एंड इनकम वेरिफिकेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। इसमें हम कस्टमर से जान सकते हैं कि सेल टू डेयरी कोऑपरेटिव, प्राइवेट डेयरी, लोकल वेंडर्स कि दूध जो वो है वो अपना कहाँ पे सेल कर रहा है, किसी डेयरी में सेल करता है, किसी प्राइवेट डेयरी को दे रहा है, या फिर कोई लोकल वेंडर, कोई स्वीट शॉप है या कोई मार्केट में टी शॉप है, उनको सप्लाई कर रहा है, ताकि हम उसका रिकॉर्ड भी उसी अकॉर्डिंग चेक कर सकें। नेक्स्ट इसमें आता है रेट पर लीटर। तो रेट कस्टमर किस हिसाब से डिसाइड करता है, वो पर लीटर फैट बेस्ड रेट निकालता है या फिर पर लीटर के हिसाब से रेट निकालता है। ये भी इनकम कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट इसमें आता है डेली और वीकली पेमेंट मेथड, जिसमें हो सकता है कैश में है या बैंक में। तो दोस्तों इसमें हम इसलिए भी ये पॉइंट ज़रूरी है हमारे लिए क्योंकि हम कस्टमर का अगर कैश मोड में बिजनेस है तो हम देख सकते हैं कि कोई लोकल वेंडर कैश में पे कर सकता है, और अगर वो किसी डेयरी में या प्राइवेट डेयरी में सप्लाई करता है तो वहाँ से पेमेंट अकाउंट के थ्रू ही ट्रांसफर होता है। तो ये भी हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है कि कस्टमर का पेमेंट मेथड किस प्रकार से है। और इसमें हमें यह भी जानना होता है कि कमीशन डिडक्शन बाय डेयरी, अगर डेयरी से कोई कमीशन आ रहा है या कमीशन कट रहा है तो वो कितना है, ताकि हम कैलकुलेट कर सके कि एक्चुअल इनकम क्या है। फैट टेस्टिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी, कस्टमर की फैट टेस्टिंग प्रोसेस में भी हमें जानना ज़रूरी होता है ताकि उसकी ट्रांसपेरेंसी का पता लगा सके कि कस्टमर उससे फ्यूचर में कनेक्ट रह सकते हैं या नहीं, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है उस प्रोसेस में तो हो सकता है इंस्पेक्शन के दौरान उसकी डेयरी, उसकी बीएमसी पॉइंट जो है वो सीज भी कर दिया जाए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है बैंकिंग एंड कैश फ्लो रियलिटी। तो इसमें हमें कस्टमर की बैंकिंग इनकम सोर्स और कैश फ्लो में अगर कोई इनकम है तो वो भी उनकी रियलिटी चेक भी जरूरी है। उसमें हम क्या क्या पॉइंट देख सकते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट आता है कैश वर्सेस बैंक डिपॉजिट परसेंटेज। हम कस्टमर से ये भी जानेंगे कि कस्टमर का कैश में कितना कलेक्शन होता है और बैंक अकाउंट में कितनी डिपॉजिट्स आती है। नेक्स्ट इसमें आता है रेगुलरिटी ऑफ डेयरी क्रेडिट एंट्रीज, अर्थात अगर डेयरी का कोई पेमेंट आ रहा है तो वो कितना रेगुलर है, कितना इरेगुलर है, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी होता है। रीजन ऑफ कैश इनकम, लोकल कलेक्शन, तो अगर कैश इनकम है तो वो क्यों है, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कस्टमर अगर डेयरी में सप्लाई करता है तो वहां से पॉसिबली बैंक अकाउंट के थ्रू ही पेमेंट मिलता है, और अगर वह लोकल वेंडर को सेल करता है तो उसका कैश में होना चाहिए। तो ये भी पॉइंट हमारे लिए जानना जरूरी है। नेक्स्ट इसमें आता है हाउस होल्ड एक्सपेंस वर्सेस सरप्लस अवेलेबल फॉर ईएमआई। तो कस्टमर के एनिमल कॉस्ट के अलावा उसके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितने हैं, उसकी बच्चों की फीस भी होगी और भी कोई एक्सपेंस हो सकते हैं उसके पर्सनल, तो उनको हटाने के बाद कस्टमर के पास कितना फंड सेफ रहता है जो ईएमआई पे कर सके। नेक्स्ट इसमें हम कस्टमर का देख के चलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चरल असेसमेंट। उसमें हम देख सकते हैं कैटल शेड ओनरशिप, अर्थात कैटल्स के लिए जो शेड व्यवस्था की गई है वो रेंटेड है, सेल्फ है, वेंटिलेशन उनके लिए है, हाइजीन मेंटेन किया हुआ है, ड्रेनेज कंडीशन किस प्रकार से है, एनिमल्स का जो वेस्ट है वो किस प्रकार से ड्रेनेज किया हुआ है। नेक्स्ट इसमें हम देख सकते हैं स्टोरेज फैसिलिटी, फीड, मेडिसिन, क्योंकि अगर बहुत अधिक संख्या में एनिमल मेंटेन रखने होते हैं तो उसके लिए फीड भी अवेलेबल होना चाहिए और उसके लिए एक प्रॉपर व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये भी हमें देखना जरूरी होता है स्ट्रक्चर में। और अगर एनिमल है तो वहाँ पर मेडिसिन की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ये भी हमें चेक करना चाहिए। मिल्किंग मेथड किस प्रकार से है, कस्टमर के पास हो सकता है कि अगर कम मात्रा में पशु मेंटेन रखता है वो, तो उसमें मैनुअली प्रोसेस भी हो सकती है, और अगर अधिक मात्रा में या एक वेल स्ट्रक्चर डेयरी हम कहें तो उसमें कस्टमर के पास मशीन से मिल्किंग मेथड होनी चाहिए जो कि उसकी इनकम को वेरीफाई कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देख सकते हैं कि रिस्क एंड कंटीजेंसी। दोस्तों इसमें रिस्क क्या क्या हो सकती है जो हमें एक विजिट के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए। वो हो सकती है कि एनिमल इंश्योरेंस कवरेज, कस्टमर ने एनिमल इंश्योरेंस कवरेज लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ। डिजीज आउटब्रेक हिस्ट्री, अर्थात हो सकता है कि बहुत बार पशुओं में इस तरीके की बीमारी आ जाती हैं कि वो उनका इंश्योरेंस लेना जरूरी हो जाता है, तो हो सकता है कि कस्टमर टोटल डेप्ट में चला जाए और उसकी डेयरी
इन फ्यूचर बंद भी हो सकती है अगर उसने इंश्योरेंस कवर नहीं ले रखा है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है मोर्टेलिटी हैंडलिंग प्रोसेस, अर्थात कोई एनिमल अगर डिजीज हो जाता है, कोई मर जाता है, एनिमल्स में कोई डिजीज फैला हुआ है और उसके कारण वो उसकी डेथ हो जाती है, तो उनका डिस्पोजल सिस्टम किस प्रकार से कस्टमर ने किया हुआ है, उनको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है ताकि और एनिमल्स में उसकी वायरस का इफेक्ट ना हो, तो ये प्रोसेस भी जानना हमें ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इसमें आता है बैकअप इनकम सोर्स ऑफ फैमिली। कस्टमर की फैमिली डेयरी इनकम बेस्ड है या उसके अलावा भी कोई इनकम सोर्स हो सकता है, किसी फैमिली में कोई मेंबर की जॉब हो या कोई अदर बिजनेस हो, तो ये भी हमें चेक करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है फैमिली एंड लेबर। दोस्तों, फैमिली एंड लेबर में हम क्या क्या पॉइंट चेक कर सकते हैं? हु मैनेज डेयरी डेली, डेयरी को, क्योंकि एक डेयरी एक बहुत मेहनत का काम है दोस्तों, तो उसमें हमें ये भी चेक करना चाहिए कि ये मैनेज कौन करता है, कोई हायर्ड लेबर है या कोई फैमिली मेंबर उसे मैनेज कर रहा है। फैमिली लेबर वर्सेस हायर्ड लेबर, क्योंकि फैमिली लेबर है तो कॉस्टिंग कम होगी और हायर्ड लेबर है तो उसे सैलरी भी पे करनी होती है, इसलिए कॉस्टिंग इसमें हायर जा सकती है, तो ये भी हमें चेक करना चाहिए। लेबर अवेलेबिलिटी रिस्क, क्या लेबर अवेलेबल रहती है 12 मंथ के लिए या फिर बीच में ब्रेक होता है, तो ये भी हमें चेक करना होता है। नेक्स्ट है सक्सेसर इन्वॉल्वमेंट, कोई फैमिली में कोई यूथ है अवेलेबल है जो आगे इस बिजनेस को कैरी ऑन कर सकता है। अगर मान लो कोई बहुत ओल्ड एज पर्सन डेयरी मेंटेन कर रहा है और वो हायर्ड लेबर के थ्रू डिपेंडेंट है, तो दोस्तों उसमें पॉसिबल ही है कि उसकी डेथ के बाद आगे डेयरी बंद करनी पड़ जाए, क्योंकि अगर उसके पास कोई सक्सेसर नहीं होगा, कोई उसकी फैमिली में कोई वारिस नहीं होगा, तो उस केस में हमारे लिए ये रिस्क हो जाती है कि डेयरी को चलाएगा कौन आगे, तो ये भी पॉइंट जानना जरूरी होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हम उसमें पूछ सकते हैं कस्टमर से लोन पर्पज वैलिडेशन, उसमें हम वेरीफाई भी करेंगे कि लोन का जो पर्पज क्या है। उसमें कस्टमर हो सकता है एक डेयरी के लिए ये उसका एंड यूज हो सकता है, डेयरी के लिए ये एंड यूज हो सकते हैं, जिसमें क्या है परचेज ऑफ एनिमल, शेड कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कैपिटल, ये सभी यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है सप्लायर डिटेल फॉर एनिमल, एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन मिल्क यील्ड पोस्ट लोन, लोन के बाद उसके मिल्क प्रोडक्शन में क्या चेंजेस आ जाएंगे, अर्थात वह कितने एनिमल और इंक्रीज कर लेगा जिससे उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम पूछ सकते हैं कस्टमर से मार्जिन कंट्रीब्यूशन क्लैरिटी, अर्थात मार्जिन अगर सेल्फ की लैंड है, सेल्फ का फोडर है, सेल्फ लेबर है, तो इन केस में मार्जिन हम हायर की साइड ले सकते हैं, अदरवाइज हमें एक नॉर्मल इंडस्ट्री मार्जिन लेकर चलना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो हम चेक कर सकते हैं एक डेयरी पीडी के दौरान। इसमें क्या क्या है? इन्फ्लेटेड मिल्क यील्ड क्लेम्स, इन्फ्लेटेड मिल्क यील्ड क्लेम्स अर्थात हो सकता है कि कस्टमर ने नो वेटनरी रिकॉर्ड, कस्टमर के पास अगर कोई वेटनरी रिकॉर्ड नहीं है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि कस्टमर बढ़ा ने एक चढ़ाकर डमी अपना दूध प्रोडक्शन स्ट्रक्चर बताया हमें हो। शो किया है। नो एनिमल इंश्योरेंस, अगर एनिमल्स का कोई इंश्योरेंस नहीं है तो ये भी एक हमारे लिए रेड फ्लैग होता है। कंप्लीट कैश इन्वॉल्वमेंट विद नो ट्रेल, अगर कस्टमर ये क्लेम करता है कि टोटल सप्लाई लोकल की है और वो टोटल कैश में कलेक्शन करता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में सभी डिजिटल युग है और सभी यूपीआई यूज करते हैं, तो पॉसिबल है कुछ परसेंटेज यूपीआई के थ्रू भी हमें मिले। सेड नॉट मैचिंग क्लेम्ड कैपेसिटी, कस्टमर कह रहा है कि मेरी 20 पशुओं की कैपेसिटी है और उसके शेड स्ट्रक्चर जो हम चेक किए हैं उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि वो 5 या उससे 10 से अधिक उसकी कैपेसिटी नहीं हो सकती, तो ये भी हमारे लिए चेक करना जरूरी हो जाता है। तो इसमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पॉइंट भी हैं जो हम चेक कर सकते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट आता है एनिमल और बिजनेस प्रूफ, इसके लिए हम क्या ले सकते हैं? एनिमल परचेज इनवॉइस ले सकते हैं, उसकी कोटेशन मंगवा सकते हैं, एनिमल टैगिंग, ईयर टैग फोटोज, एनिमल्स को जो इंश्योरेंस होता है उसमें ईयर टैगिंग फोटो होती है, वो भी हम चेक कर सकते हैं। वेटनरी हेल्थ सर्टिफिकेट, अगर वेटनरी डॉक्टर की विजिट होती है तो वो एक हेल्थ सर्टिफिकेट भी देता है प्रत्येक एनिमल के लिए, वो भी हम चेक कर सकते हैं। वैक्सीनेशन भी एनिमल्स के करवाने पड़ते हैं, जिसमें FMD, HS, BQ, LSD, ये मेजर वैक्सीनेशंस हैं, तो इनका रिकॉर्ड भी हम कस्टमर से डिमांड कर सकते हैं। एनिमल इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर एनिमल्स की इंश्योरेंस पॉलिसी है तो वो पॉलिसी भी हम डिमांड कर सकते हैं ताकि हम उसकी एक्चुअल जो कैपेसिटी है उसको वेरीफाई कर सकें। मिल्क सेल प्रूफ के लिए हम क्या क्या दे सकते हैं? डेयरी सोसाइटी पासबुक, मिल्क स्लिप, ये देख सकते हैं।
फैट, एसएनएफ टेस्ट रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट्स भी हम चेक कर सकते हैं। मिल्क पेमेंट स्टेटमेंट जो लास्ट 3 से 6 मंथ का हम ये चेक कर सकते हैं। एग्रीमेंट या कोई आईडी प्रूफ ऑफ डेयरी सोसाइटी, अगर डेयरी सोसाइटी बना रखी है तो उसके लिए क्या क्या एग्रीमेंट है या कोई आईडी कार्ड चेक कर सकते हैं। दोस्तों लैंड और फोल्डर के प्रूफ के रूप में हम क्या क्या चेक कर सकते हैं। लैंड ओनरशिप, लीज डॉक्यूमेंट, लैंड ओनरशिप में हम उसकी जमाबंदी चेक कर सकते हैं या कोई लीज कर रखी है तो लीज एग्रीमेंट हम चेक कर सकते हैं। फोल्डर कल्टीवेशन प्रूफ, अगर कस्टमर की सेल्फ की लैंड है तो उसमें फोल्डर का कल्टीवेशन प्रूफ देख सकते हैं, उसको हम फिजिकली विजिट भी कर सकते हैं। वाटर सोर्स प्रूफ के लिए हम उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल देख सकते हैं, उसके बोरवेल चेक कर सकते हैं, और उसकी बैंकिंग और इनकम वेरिफिकेशन के लिए हम क्या क्या पॉइंट चेक कर सकते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट आता है बैंक स्टेटमेंट, जो कि लास्ट 12 मंथ का हमें डिमांड करना चाहिए, वो चेक कर सकते हैं। कैश डिपॉजिट एक्सप्लेनेशन डिक्लेरेशन, अगर कस्टमर कह रहा है कि मेरा कैश डिपॉजिट करवाता हूँ, कस्टमर से पेमेंट मिलता है, तो उसका डिपॉजिट का डिक्लेरेशन हम कस्टमर से ले सकते हैं कि किस प्रकार से, कौन से बैंक में आप कितने टाइम से पेमेंट आता है, कब उसे डिपॉजिट करवाते हो, ये भी हम एक ट्रेल के थ्रू चेक कर सकते हैं। हाउस होल्ड एक्सपेंस स्टेटमेंट, अगर कस्टमर के पर्सनल कोई एक्सपेंडिचर है तो वो घर खर्चे भी हम चेक कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग लोन डिटेल, ट्रैक्टर, केसीसी, एसएचजी, पॉसिबल ये है कि एक एग्रीकल्चर कस्टमर इन सब के खर्चे भी रखता है, ट्रैक्टर का, केसीसी का, तो ये भी हमें चेक करनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रूफ के लिए हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, उसकी जियो टैग्ड फोटो ऑफ शेड एंड एनिमल्स, ये चेक कर सकते हैं। पंचायत या लोकल बॉडी से परमिशन यदि कोई रिक्वायर्ड है तो ये भी हम चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रूफ हम चेक कर सकते हैं। और डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग्स, इसमें हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। तो दोस्तों ये मुख्य पॉइंट है जो हम एक डेयरी विजिट के दौरान चेक कर सकते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हैं ताकि उसकी इनकम का एक एग्जैक्ट अनुमान लगाया जा सके, और यह अनुमान लगाया जा सके कि डेयरी जो है वो रियल में स्ट्रक्चर है, कस्टमर ने कोई डमी क्लेम नहीं किया है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव फाइनेंशियल वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।